नमस्कार साथियों, संकल्प एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सतीश कुमार निषाद। संकल्प एकेडमी के ऑनलाइन तथा ऑफलाइन माध्यम में से हम सीजीपीएससी प्री प्लस मेन व्यापम के अंतर्गत आने वाली सभी परीक्षाएं, सेंट्रल एग्जाम जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, शिक्षक भर्ती से संबंधित परीक्षाएं जैसे सीटेट, सीजीटेट तथा डिफेंस के अंतर्गत आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी न्यूनतम शुल्क में हमारे संस्थान द्वारा कराई जाती है। आप हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप एडिट प्रोफाइल में जाकर अपना प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तथा स्टोर से हमारे द्वारा जो भी कोर्सेज लॉन्च किए जा रही है उसे आप अवेल कर सकते हैं। हमारे द्वारा वर्तमान में छात्रा से अधीक्षक की कक्षाएं, सीजी टेट पेपर 1 पेपर 2 की कक्षाएं तथा सीजीपीएससी सीजी व्यापम के अंतर्गत जो भी एग्जाम्स हमें आने वाले भविष्य में सभी की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता की। ठीक है, वैदिक काल का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चंस मिल चुके हैं। ये वैदिक काल से संबंधित जो भी आपकी क्वेश्चंस है वो सभी प्रतियोगी परीक्षा में समान रूप से उपयोगी होंगे। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमारे पास में है, किस वेद में जादुई माया या वशीकरण का वर्णन है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी कहता है यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद तथा ऑप्शन डी अथर्ववेद। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आया यजुर्वेद। यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद को हम कैसे याद करते हैं, इस चारों वेदों को आर वाई एस या ए। ठीक है, आर वाई एस ए। आर से हमारा क्या आएगा, ऋग्वेद हुआ, वाई से यजुर्वेद। अच्छा, ऋग्वेद में किसके बारे में जानकारी मिलती है, ऋग्वेद में आर्यों के बारे में तथा देवताओं की स्तुति के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, यजुर्वेद में क्या मिलता है, यज्ञ के संबंधित जो भी कर्म कांड है ना, जो भी नियम है वो हमें यजुर्वेद में मिलते हैं। ठीक है, सामवेद में हमें किस बात की जानकारी मिलती है, सामवेद में सा से साम तथा सा से संगीत, संगीत के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, किसे, सामवेद को। अच्छा, अभी क्या है हमारे पास में आंसर, अथर्ववेद। अथर्ववेद हमें देखने को मिलता है जो भी जादुई माया है, वशीकरण है, जो भी टोने टोटके हैं उसके बारे में जानकारी जो मिलती है, किसे मिलती है आपको, अथर्ववेद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, आर्य शब्द इंगित करता है, किसे इंगित करता है। ऑप्शन ए है निजाति समूह को, ऑप्शन बी है यायावरी जन को, ऑप्शन सी है भाषा समूह को, या ऑप्शन डी है आपके श्रेष्ठ वर्ण को। आर्य शब्द किसे इंगित करता है, चलिए देखते हैं आंसर क्या है इसका। तो साथियों हमारे पास आंसर है ऑप्शन डी, श्रेष्ठ वर्ण को। आर्य शब्द किसके लिए यूज किया जाता था, श्रेष्ठ वर्ण के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। ठीक है, इसमें मंडल मतलब किसी बुक में अगर चैप्टर के हिसाब से जो पुस्तक बटी होती है उसी प्रकार जो वेद है वो भी क्या होते हैं, मंडल में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ऋग्वेद। तो देखते हैं हमारे पास आंसर क्या है। ऑप्शन ए बोलते हैं 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 तो ऑप्शन डी 10। ठीक है, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। तो ऑप्शन आ गया हमारे पास में ऑप्शन डी 10 मंडल, मतलब कि ऋग्वेद में 10 मंडल है। ठीक है, अच्छा अब 10वें मंडल में बात किसकी गई है, 10वें मंडल में बात की गई है पुरुष सूक्त की। ठीक है, पुरुष सूक्त की बात की गई है। इस पुरुष सूक्त में बताया क्या गया है, इस पुरुष सूक्त में बताया गया है कि ब्रह्मा के मुख से पहला जन्म किसका, ब्राह्मणों का। ठीक है, ब्रह्मा के भुजाओं से जन्म हुआ किसका, क्षत्रिय का। ब्रह्मा के उदर या जंघा से जन्म हुआ किसका, वैश्यों का। तथा ब्रह्मा के पैर से उदर माना जाता है किसका, शूद्र का। मतलब कि आपको जो वर्ण व्यवस्था है उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद में। लेकिन ऋग्वेद में ये वर्ण व्यवस्था जटिल नहीं थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, हमारा अगला प्रश्न है, आर्य भारत में संभवतः आए, कहाँ से आए हैं उसके बारे में पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास में यूरोप से, ऑप्शन बी है मध्य एशिया से, ऑप्शन सी है पूर्वी एशिया से, ऑप्शन डी है अन्य क्षेत्रों से। ठीक है, इसका राइट आंसर देखते हैं साथियों क्या होता है। इसका राइट आंसर है मध्य एशिया से। आर्य कहाँ से आए बोलते तो उसे कहा जाता है कि आर्य आए थे कहाँ से, मध्य एशिया से। ठीक है, मैक्स मुलर ने सिद्धांत दिया था और मैक्स मुलर की जो विचार है, सिद्धांत है, उसे ही सबसे बेस्ट माना जाता है आर्यों के बारे में जानकारी के लिए, उनके स्थान के बारे में जानकारी के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास में ए, ऑप्शन ए क्या होता है ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद तथा ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसमें क्या है, गद्य भी है पद्य भी है। ठीक है, दोनों माना जाता है।
ऐसे कौन से गर्भ वेद है, ठीक है। चलिए हमारा ऑप्शन है ऑप्शन बी यजुर्वेद। और यजुर्वेद में आपको अंशता क्या मिलता है, गद्य, ठीक है। अंशता मतलब कि गद्य प्लस पद्य दोनों प्रकार से क्या गया लिखा गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे को क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी, ठीक है। उनका उल्लेख किस वेद में मिलता है। ऑप्शन ए हमारे पास में ऋग्वेद में, ऑप्शन बी हमारे पास में यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, तो ऑप्शन डी क्या है अथर्ववेद। इन चारों ऑप्शन में देखते हैं कि राइट आंसर क्या होता है। तो हमारे पास राइट आंसर आ गया अथर्ववेद, ठीक है। प्रजापति की दो पुत्रियां मानी गई, कौन मानी गई, सभा और समिति। ये पूछा जाता है क्वेश्चन को याद स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है, ठीक है। उसके बारे में पूछा गया कि सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। तो ऑप्शन ए है ऐत्रेय ब्राह्मण, ऑप्शन बी है शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी है गोपद ब्राह्मण, ऑप्शन डी है पंचविश, ठीक है। देखते साथियों इसका राइट आंसर क्या आता है। इसका राइट आंसर है शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें सबसे प्राचीन कौन सा हमारे पास में है, शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। याद रखेंगे सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण। चलिए आठवां क्वेश्चन है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई, ठीक है। देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद काल में, ऑप्शन बी उत्तरवेद काल में, ऑप्शन सी महाकाव्य काल में, तो ऑप्शन डी है सूत्र काल में। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर है आपका उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। गोत्र जो व्यवस्था है ना, सामाजिक जो गोत्र व्यवस्था है वो हमें कहाँ मिलती है, जो उत्तर वैदिक काल में उसकी जानकारी मिलती है, उसका प्रचलन उत्तर वैदिक काल में ज्यादा हुआ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है, ठीक है। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है, देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, ऑप्शन बी कहता है निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, ऑप्शन सी है उच्च वर्ण पुरुष तथा नारी भी कैसी उच्च वर्ण की, ठीक है। ऑप्शन डी क्या होते हैं निम्न वर्ण पुरुष तथा नारी भी निम्न वर्ण की, ठीक है। राइट आंसर देखते हैं क्या आता है। अनुलोम विवाह का राइट आंसर आता है हमारे पास में कि पुरुष जो है वो क्या है उच्च वर्ण का होता है तथा महिला जो होती है नारी जिसके साथ विवाह हो रहा है वो निम्न वर्ण की होती है। ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा हमारा अगला प्रश्न है प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था, ठीक है। प्रतिलोम विवाह किसे कहा जाता था, कब माना जाता था, ये हमारा प्रश्न है। हमारा उत्तर है ऑप्शन ए क्या बोलता है जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता है, ऑप्शन बी कहते हैं जब उच्च वर्ण नारी है ना निम्न वर्ण पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, ऑप्शन सी क्या है जब उच्च वर्ण पुरुष तथा नारी भी कैसी है वो उच्च वर्ण की है के साथ विवाह हो जाता है, ऑप्शन डी है हमारे पास में जब पुरुष जो है वो निम्न वर्ण का है तथा महिला भी क्या है जो नारी है वो भी क्या है निम्न वर्ण की है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, कि आपके उच्च वर्ण की नारी का विवाह कैसे हो किस वर्ण से हो गया निम्न वर्ण पुरुष से हो गया, तो ऐसे विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा गया है, ठीक है, वैदिक काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वैदिक युग में यव कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है, पीएससी जो चाहे व्यापम में पूछा जाता है ये, ठीक है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास में गेहूं को, ऑप्शन बी जौ को, ऑप्शन सी चावल को, तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यव शब्द का इस्तेमाल किसके लिए होता था, ठीक है। देखते हैं राइट आंसर क्या है साथियों। तो हमारा राइट आंसर है जौ, ठीक है, जौ। यव शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता था, जौ के लिए, यव जौ ऐसे याद रखना, यव जौ, ठीक है, यव जौ। हमारा अगला प्रश्न है ब्रीही शब्द का उपयोग, ठीक है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन क्या है हमारे पास में, ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी क्या है जौ, ऑप्शन डी क्या है कपास। अभी तो इसको पढ़े ऑप्शन क्या है ये तो यव है ना, जौ को तो यव बोला जाता है। ब्रीही शब्द पूछा गया है, ब्रीही शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। देखते हैं साथियों हमारा राइट आंसर क्या है। हमारा राइट आंसर है चावल, ठीक है। ब्रीही शब्द किसके लिए उपयोग हुआ है, चावल के लिए उपयोग हुआ है, ठीक है। चावल को ही क्या कहा गया ब्रीही, और जौ को क्या कहा गया
यव कहा गया। ठीक है, याद रखेंगे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अथर्व का अर्थ क्या है। ठीक है, अथर्व का अर्थ पूछा गया है। ऑप्शन ए हमारे पास में है पवित्र जादू, ऑप्शन बी है यज्ञ, ऑप्शन सी स्तुति, तो ऑप्शन डी क्या कह रहा है, दर्शन। ठीक है, अथर्व का अर्थ क्या है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होता है पवित्र जादू। ठीक है, अथर्ववेद में क्या किसके बारे में बताया गया, जादू टोने टोटके, है ना, माया हो गया, इन सब के बारे में अथर्ववेद में वर्णन किया गया है। तो अथर्व में अर्थ है क्या है, तो पवित्र जादू है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचनाकार है। ठीक है, अष्टाध्यायी जो है ना, प्राचीन व्याकरण, उसके रचनाकार कौन है पूछा गया है। ऑप्शन ए हमारे पास में गौतम, ऑप्शन बी कपिल, ऑप्शन सी पतंजलि, तो ऑप्शन डी क्या है, पाणिनि। ठीक है, चलिए देखते हैं साथियों इसका राइट आंसर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आ गया हमारे पास में कौन, पाणिनि, अष्टाध्यायी का रचनाकार। अच्छा, पहले देखेंगे जो वैदिक जो संस्कृत होते थे, ठीक है, जो वैदिक संस्कृत होते थे, जो वेदों में लिखे गए संस्कृत थे, वो कैसे होते थे, थोड़े जटिल थे। ठीक है, इसको ही क्या किया अष्टाध्यायी ने थोड़ा सा चेंज करके, ठीक है, इसे कैसे बनाया, लौकिक बनाया। ठीक है, जो लोगों को आसानी से समझ आया जाए। ठीक है, जो लोगों को आसानी से समझ आ जाए, ऐसी उन्होंने क्या करा, व्याकरण की रचना करी, जिसका कहा गया अष्टाध्यायी। तो रचनाकार कौन है, पाणिनि। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये। ठीक है, भाषा वाले चैप्टर में भी आता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा स्मृति प्राचीनतम है, सबसे ओल्डेस्ट जो स्मृति है उसके बारे में बताना है कि वो कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास है मनुस्मृति, ऑप्शन बी है याज्ञवल्क्य स्मृति, ऑप्शन सी है नारद स्मृति, ऑप्शन डी है पराशर स्मृति। ठीक है, देखते हैं प्राचीनतम स्मृति कौन सी है, देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर आएगा साथियों मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति का है वो सबसे प्राचीनतम जो है वो माना गया है स्मृति को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है। ठीक है, वो देखते हैं हमारे ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी है हमारे पास में है गीता, ऑप्शन डी है भागवत पुराण आदि ग्रंथ। ठीक है, आदि काव्य किसे कहा गया है, की संज्ञा किसे दी गई है, तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया, रामायण। जो रामायण है साथियों, उसे क्या कहा गया है, आदि काव्य कहा गया। अच्छा, रामायण के रचयिता कौन है, महर्षि वेदव्यास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तब महाभारत को और किस नाम से जानते हैं, महाभारत को एक और नाम से जाना जाता है, जो है कि है संहिता कहा जाता है। ठीक है, संहिता, सहस्त्र संहिता कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्राचीनतम पुराण कौन सा है। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट पुराण कौन सा है, इसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए हमारे पास है मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी भागवत पुराण, ऑप्शन सी विष्णु पुराण, और ऑप्शन डी क्या है हमारे पास में है, वायु पुराण। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं राइट आंसर क्या है सबसे प्राचीनतम पुराण का। हमारे पास राइट आंसर क्या आया, मत्स्य पुराण। ठीक है, मत्स्य पुराण कौन सा है, सबसे प्राचीनतम पुराण है। अच्छा, मत्स्य पुराण में किनके बारे में बताया गया, तो सातवाहन शासकों के बारे में बताया गया है मत्स्य पुराण में। ठीक है, इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। ठीक है, ऋग्वेद वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी। ठीक है, ऑप्शन ए है सिंधु, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी परुषणी, ऑप्शन डी शत्रुधि। ठीक है, देखते हैं साथियों इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर आ गया आपके पास में कौन सा, सरस्वती नदी, जो वर्तमान में कैसी है, विलुप्त हो चुकी है। लेकिन जो ऋग्वैदिक काल था उसमें सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, सरस्वती। ठीक है, वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास में ए कुल, ऑप्शन बी ग्राम, ऑप्शन सी क्या है विश्व, ऑप्शन डी जन। ठीक है, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है कुल। ठीक है, अब कुल के प्रमुख क्या कहा जाता था, कुलव कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद ग्राम आते थे, उसके बाद विश्व, उसके बाद जन, और जनों से मिलकर क्या बना था, महाजनपद क्या थे, बहुत सारे जनों को मिला के एक महाजनपद का निर्माण होता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन हमारे पास है साथियों, वैदिक काल के उस
सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिनकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई। ठीक है, देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी हमारे पास में है सूर्य। ठीक है, तो 250 जो सूक्त हैं वो किसके बारे में कहा गया, उसको वर्णन किसके किया गया, वो कौन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। हम हमारा आंसर आता है इंद्र। इंद्र के लिए कितना स्तुति कही गई, 250 स्तुति। इंद्र का एक और नाम क्या था हमारे पास में, पुरंदर। ठीक है, पुरंदर कहा जाता था। यह युद्धों में जो आर्यों का नेतृत्व करता, आर्यों के नेतृत्व करता कौन थे, वो थे इंद्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के देवता को बताना है हमें। ऑप्शन ए है प्रजापति, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी हमारे पास में है रुद्र। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, तो इसका राइट आंसर आ गया हमारे पास में ऑप्शन ए कौन, प्रजापति। प्रजापति की दो पुत्रियां कौन हुई, सभा एवं समिति। ठीक है, सभा एवं समिति कौन हुई, प्रजापति की दो पुत्रियां हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16 तथा ऑप्शन डी क्या बोल रहे हैं 18। ठीक है, कुल जो संस्कार हैं वो कितने हैं, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन सी 16 संस्कार। ठीक है, जैसे कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के व्यक्ति के जीवन में जो भी संस्कार होते थे उन्हें कहा जाता था संस्कार। जैसे कि जब बच्चा जन्म ले रहा है ना, तो उस समय उसका संस्कार होता था बचपन के समय में। ठीक है, जो छठी कहा जाता है वो एक प्रकार का संस्कार है। ठीक है, उसके बाद कौन शादी आ गया, वो भी एक संस्कार है, मृत्यु भी संस्कार है। तो ऐसे कुल 16 संस्कार से मनुष्य का जीवन गुजरता था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में से संबंधित मृतभांड संस्कृति है। ठीक है, ऑप्शन ए है गेरुवर्णी मृतभांड, ऑप्शन बी है चित्रित दूषण मृतभांड, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है साथियों गेरुवर्णी मृतभांड। ठीक है, कब मिलते थे, वैदिक ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, और यही अगर हम सिंधु घाटी की बात करें तो सिंधु घाटी में क्या होते थे अपने को, लाल मृतभांड। ठीक है, लाल रंग से मृतभांड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा प्रांत में चित्रित दूषर मृतभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास में आलमगीरपुर, ऑप्शन बी है भगवानपुर, ऑप्शन सी हस्तिनापुर, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। देखते हैं साथियों इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है भगवानपुर। ठीक है, चित्रित दूषण मृतभांड। ठीक है, जो पोट्री जो मिली है ना, वो कैसी थी, चित्रित थी। कहां से मिली अपने को, भगवानपुर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल का देवता या समुद्र के देवता किसे माना गया था। ठीक है, इंद्र को, सत्य अश्विनी को, वरुण को या मित्र को। ठीक है, इनमें से कौन जल का देवता है। ठीक है, तो हमारे पास राइट ऑप्शन है कौन सा, ऑप्शन सी वरुण। वरुण क्या कहा गया, जल समुद्र का देवता। इंद्र के लिए कितने श्लोक लिखे गए, 250 श्लोक लिखे गए। इंद्र का अन्य नाम क्या है, पुरंदर। ठीक है, और क्या है ये आर्यों के नेतृत्व करते हैं। ठीक है, आर्यों के नेतृत्व करते हैं। ठीक है, नेतृत्व करते हैं कौन, इंद्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। ठीक है, मनुस्मृति किससे संबंधित है, यह प्रश्न है। ऑप्शन ए हमारे पास में है समाज व्यवस्था से, ऑप्शन बी है कानून व्यवस्था से, ऑप्शन सी है राज्य कार्य पद्धति से तथा ऑप्शन डी है अर्थशास्त्र से। ठीक है, मनुस्मृति के बारे में पूछा गया है कि मनुस्मृति में मुख्यतः लिखा क्या गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा आंसर आता है साथियों इसमें समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति क्या है, एक प्रकार की समाज की जो व्यवस्था है। ठीक है, उसके बारे में नियम कानून जो लिखे किसमें लिखे गए हैं, वो मनुस्मृति में लिखे गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा, गायत्री मंत्र की रचना किसने की। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास में, ऑप्शन ए वशिष्ठ, ऑप्शन बी विश्वामित्र, ऑप्शन सी इंद्र तो ऑप्शन डी परीक्षित। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विश्वामित्र। ठीक है, गायत्री मंत्र की रचना किसने करी, विश्वामित्र ने। अच्छा, गायत्री मंत्र
ऋग्वेद में कौन से मंडल में है तुम? वो है 7वें मंडल में ना। 7वें मंडल में क्या किया गया है? गायत्री मंत्र या सावित्री मंत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है। इंद्र, इंद्र का एक और नाम क्या है? पुरंदर। ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? आर्यों का नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, आर्य के नेतृत्व करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न साथियों, ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? ठीक है, कितने सूक्त हैं उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है हमारे पास में 1017, ऑप्शन बी 1020, ऑप्शन सी 1028, ऑप्शन डी 1128। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। राइट आंसर देखते हैं क्या होगा इसका। इसका राइट आंसर है साथियों 1028। टोटल क्या है ऋग्वेद में? सूक्त है। ठीक है, कितने हैं? 1028। ठीक है। अच्छा, इसी ऋग्वेद में 7वें मंडल में जानकारी मिलती है किसकी? सावित्री मंत्र की। सावित्री मंत्र की। 10वें मंडल में किसकी जानकारी मिलती है? पुरुष सूक्त की। पुरुष सूक्त की जानकारी हमें प्राप्त होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ये है अंतावेष्टा। ठीक है, अंतावेष्टा या और ऋग्वेद में समानता है। ठीक है, अंतावेष्टा किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, अंतावेष्टा में क्या है? जैसे ऋग्वेद हमारे पास एक लिटरेचर है, वेद है, उसी प्रकार समानता कहाँ पाई गई थी? अंतावेष्टा पाई गई थी। तो यहाँ ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारे पास में भारत से, ऑप्शन बी ईरान से, ऑप्शन सी इजराइल से, तो ऑप्शन डी मिस्र से। देखते हैं साथियों इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर आएगा आपका ईरान से। ठीक है, तो अंतावेष्टा कहाँ की है? तो कहाँ का लिटरेचर है? तो बोलेंगे क्या? ईरान। ठीक है, ईरान से। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लेंगे इसको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के आर्यों के संबंध में सूचक है, संबंध का सूचक है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास में, ऑप्शन ए अश्किनी, ऑप्शन बी परुषणी, ऑप्शन सी उभयक्रम, ठीक है, ऑप्शन डी विपास या शत्रुधि। ठीक है, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर क्या आएगा साथियों? कुबा। कुबा किस नदी किनारे कौन सा शहर बसा है? काबुल। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पास में? अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान में क्या मिला आपको? कुम्भरा। ठीक है, वहां से हमको आर्यों के संबंध में हमको क्या जानकारी मिलती है। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार से ये था हमारा आज का लेक्चर। वैदिक काल जो हमारा जो जितने भी क्वेश्चन थे वो 2 क्लास में हमारे खत्म हो गए। ठीक है, अब हमसे सभी परीक्षा की तैयारी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़ के कर सकते हैं। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम सतीश निषाद है। आप हमसे यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर बेल आइकन को हिट करके रखेंगे ताकि जो भी वीडियोस आते हैं वो आपको मिलते रहे। ठीक है, धन्यवाद।